तो अगला क्वेश्चन देखो, शो दैट ए बी शो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी इफ, हमें शो करना है कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, कैसे निकलेगा। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलता है, इसका स्क्वायर करने पर हमें मिलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर इसका हम डॉट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा प्लस ए डॉट बी हो जाएगा प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये बचा टू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस टू ए डॉट बी। ये माइनस टू इधर प्लस आ जाएगा तो फोर ए डॉट बी हो जाता है और इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। और ए डॉट बी जीरो कब होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। और कॉस जीरो तब होगा जब कॉस 90 होगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90, इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। लो बेटा, ये प्रूव हो गया कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, थीटा डिग्री आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया। ए प्लस बी और, तो दोनों का डॉट करो, दोनों का डॉट जीरो आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को जो मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, a grasshopper a grasshopper finds that he can jump maximum horizontal distance of 1 meter. A grasshopper finds that he can jump a maximum horizontal distance of 1 meter. With what speed can he travel along the road? With what speed can he travel along the road if he spends a negligible time on the ground? अगर वो ग्राउंड पर नेग्लिजिबल टाइम स्पेंड करना चाहता है तो उसके रोड के अलोंग क्या स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहा है एक ग्रासहॉपर है, वो ये देख चुका है, वो ये समझ चुका है कि मैं मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस 1 मीटर की कवर कर सकता हूँ, 1 मीटर की हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। तो अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि मान लीजिए ये है ग्रासहॉपर, ये है ग्रासहॉपर, यहाँ पर बैठा हुआ है, ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, क्योंकि ये जंप करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, करेगा कि नहीं बताओ, जंप करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और यहाँ पर कह रहा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये 1 मीटर की कवर कर सकता है। यानी आपको क्या दे रहा है, रेंज की वैल्यू दे दिया आपको, रेंज की वैल्यू आपको दे दिया गया। तो आर मैक्स के लिए
भाई आर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आर का फॉर्मूला देख लें। तो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर इसको मैक्सिमम होना है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। यानी ये ऑब्जेक्ट किस स्पीड से फेंका जाएगा, किस एंगल पर फेंका जाएगा, 45 डिग्री एंगल पर। मतलब वो जंप कितने डिग्री एंगल पर करेगा, हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पर जंप करेगा, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा। चलिए ये तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आर मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर मैक्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। इसकी वैल्यू 1 कर दिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया। आर मैक्स की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, यू हो गया। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। और यू की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 10। तो बेटा क्या हो गया, अंडर रूट 10। स्पीड क्या हो गई, अंडर रूट 10 स्पीड हो गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज हिज स्पीड, व्हाट इज स्पीड अलोंग द रोड। रोड के अलोंग उसकी स्पीड क्या होगी। ये स्पीड क्या रोड के अलोंग है, ये जो रूट 10 निकली है क्या ये रोड के अलोंग है। तो रोड के अलोंग वाली स्पीड कौन सी होगी, रोड के अलोंग। बेटा ये जो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी निकली है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं। तो इस यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। तो जो ये एक्स वाले डायरेक्शन में है अलोंग द रोड ही तो है, रोड के अलोंग ही तो है। तो यू एक्स हमें फाइंड करना है। यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस 45 और यू की वैल्यू रूट 10 इंटू रूट कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। इसका मतलब है कि रूट 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, रूट 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। यानी रोड के अलोंग उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन है, वो हिमांशी का है, बहुत दिन पहले उसने सेंड किया था, इसको रफ करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टोन टाइड, एक स्टोन को बांध दिया गया टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की स्ट्रिंग ली गई, उसमें इसके एक कॉर्नर पर एक पत्थर बांध दिया जाता है। लॉन्ग इज रीड इन अ हॉरिजेंटल सर्कल, और उसको एक हॉरिजेंटल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घुमाया जाता है। इफ द स्टोन मेक्स 22 रेवोल्यूशंस इन 44 सेकेंड्स, अगर वो स्टोन 22 रेवोल्यूशंस लेता है 44 सेकेंड्स में, 44 सेकेंड्स में 22 रेवोल्यूशंस लेता है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। स्टोन की मैग्नीट्यूड क्या, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो किस मोशन में मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन में। पत्थर को बांध करके सर्कुलर मोशन में मूव कराया जा रहा है। तो मान लीजिए पत्थर इस पोजीशन पर है, अभी कुछ समय बाद वो इस पोजीशन पर आ जाएगा, अलग अलग पोजीशन पर घूमता रहेगा। कह रहा है कि यहाँ पर वैल्यू आपको दी हुई है, क्या वैल्यू दी है, 1 मीटर की रस्सी से बांधा गया था, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। यहाँ पर एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। भाई देखिए कह रहा है कि 22 रेवोल्यूशन लेता है 44 सेकेंड्स में, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी,
22 रेवोल्यूशन लेता है 44 सेकेंड्स में, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नहीं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बताओ 22 रेवोल्यूशन लिया उसने, 22 रेवोल्यूशन में उसका एंगल कितना बनेगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है ना, तो 22 रेवोल्यूशन में 22 इंटू 2 पाई हो जाएगा, कितना टाइम ले रहा है, 44 सेकेंड ले रहा है, तो 44 पाई अपॉन 44, यानी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, पाई रेडियन पर सेकेंड। वो एक सेकेंड में पाई डिग्री एंगल घूम जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब भाई 22 रेवोल्यूशन ले रहा है 44 सेकेंड में, है ना, तो एक रेवोल्यूशन लेगा 2 सेकेंड में, जाहिर सी बात है एक रेवोल्यूशन 2 सेकेंड में लेगा, क्योंकि 22 रेवोल्यूशन लेता है वो 44 सेकेंड्स में, 22 रेवोल्यूशन 44 सेकेंड में, तो एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स लगेंगे। अब एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा, तो एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा पाई, तो पाई रेडियन पर सेकेंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v स्क्वायर अपॉन, तो ए, अब v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसल, ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको ए की वैल्यू दे देगा। अब ए की वैल्यू हमने निकाल, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, पाई, हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई, और किसके अलोंग होगा, अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के अलोंग ये वर्क करेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग द सेंटर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिमांशी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ये आंसर होगा। समझ में आया, हाँ बताओ, दिखाओ फिर उसको। इसमें क्या दिया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय इतना, वेयर आर इज इन मीटर, टी सम डिनोट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको भी सेंड किया था तुमने, चलो चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्वेश्चन बोलो पहले। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ बेटा, आर की वैल्यू बताओ, आर इज इक्वल टू कितना है, 4 साइन 2 पाई टी आई कैप 2 पाई टी जे कैप। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा, ऑप्शन देखो, इसमें हमें रॉन्ग प्रूव करना है तो सारे ऑप्शंस को हमें चेक करना पड़ेगा, अगर हमें रॉन्ग चेक करना है तो सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा, और उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी हो रही है। जैसे मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर से अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर, यानी कि t के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में,
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की। ठीक है, समझ में आया? तो पहला ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अच्छा, जो पाथ है वो 4 मीटर का रेडियस का सर्कल होगा, यानी पोजीशन वेक्टर को देख करके आपको बताना है 4 मीटर रेडियस का होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r, -r के अलोंग इसका पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r लिखा है ना बेटा। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, magnitude of acceleration vector is v square upon r, where v is the velocity। देखो ये तो लास्ट वाला तो एकदम सही सही दिख रहा है हमें, लास्ट वाला एकदम सही दिख रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है, ये तो कन्फर्म है, मतलब डी वाला ऑप्शन फ्री है। अब देखो तीसरा ऑप्शन जो मुझे लग रहा है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होती है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और इसमें क्या लिखा है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r वेक्टर, तो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। हाँ, आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही बेटा। अब ये वाला चेक करना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा, अब सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बता सकते हैं फिर, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि हाँ ऑप्शन सही है कि गलत है। भाई डिफ्रेंशिएट करने में क्या रखा है यार, डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा। एक तो इसकी आवाज कांप रही बेचारी की। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस 2 पाई टी, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अब क्योंकि ये एक्स तो है नहीं, एक्स नहीं है, क्या है 2 पाई टी है, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई टी को हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस का करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन 2 पाई टी, और 2 पाई को हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 पाई टी को टी के रिस्पेक्ट में जे कैप के साथ, हो जाएगा 4 कॉस 2 पाई टी, 2 पाई टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई आई कैप माइनस 4 साइन 2 पाई टी 2 पाई जे कैप। तो यहाँ से 4 टू ज़ा 8 पाई, 8 पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप, ये आएगा बेटा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो v इज इक्वल टू आर होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो क्या ये r इस r के बराबर है, पहले वाले r के बराबर है, अगर बराबर होता, क्या कह रही हो बेटा तुम,
अच्छा, तुमने सॉल्व किया, बट ए जो है वो तुम्हारे हिसाब से सही आ रहा है, बट एज आंसर शीट द रॉन्ग ऑप्शन, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये कहना चाह रही हूँ। देखो सुनो सुनो सुनो, रॉन्ग क्यों है, मैं रॉन्ग बता रहा हूँ ना, क्या कारण है। सुनो तो पहले मेरी बात। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज 8 पाई, जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी का वो 8 पाई है। मानते हैं यहाँ पर देखो ओमेगा की वैल्यू v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ये v लिखा हुआ है, आर ओमेगा होता है, आर की वैल्यू फिर ये होनी चाहिए, अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू 8 पाई तो आ रही है, बट क्या आर की वैल्यू ये इसके बराबर है? अगर ये इसके बराबर होता, अगर ये इसके बराबर होता तो बिल्कुल ओमेगा इज योर 8 पाई सही आंसर होता, बट ओमेगा 8 पाई के बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू आर के बराबर नहीं है। अगर ये आर के बराबर होती तो ओमेगा की वैल्यू 8 पाई हो जाती, फिर वो ऑप्शन करेक्ट होता, बट फिलहाल ये ओमेगा जो है 8 पाई के बराबर तो आ रहा है, बट आर जो है वो आर के बराबर, जो क्वेश्चन में आर दिया हुआ है उसके इक्वल नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। अब समझ में आया? बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शन सी गलत होगा, सी वाला सही है।